All right, so how are you all? कैसे हैं सब लोग? I am sure you must have seen the previous revision video of maths and आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से MCQs को अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरह से हम easily questions को solve कर सकते हैं just using the basic concept. And I would also request you कि maths के साथ साथ आप बाकी सारे subjects की भी revision videos को ज़रूर follow करें इस channel पे, क्योंकि वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ योर इंटायर CA फाउंडेशन पेपर. चलिए, सो इन टुडेज सेशन एज आई हैड टोल्ड यू दैट वी विल बी डिस्कसिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड permutation combinations. So let's get started with this one. Okay. तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो आई जस्ट गिव यू सम वेरी बेसिक आइडिया बिफोर वी बिगिन. तो हमारा इसमें इंटरेस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें इंटरेस्ट ही है, राइट? तो यस, सो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100. ये तो हमने बचपन में पढ़ा है. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट इंटू प्रिंसिपल प्लस sorry principal into 1 plus r by 100 to the power n minus amount. ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, where n is the number of years, r is the रेट पर एनम. ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम है. हम इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फिर जब एन्युटी की बात आएगी तो मैं एन्युटी में आपको दूसरे कुछ चीज़ें भी बताऊंगा. ओके, चलो. अच्छा, इसमें एक कन्वर्शन पीरियड्स का एक कॉन्सेप्ट होता है. तो कन्वर्शन पीरियड क्या होता है? जैसे देखो, अभी रेट हम लोग पर एनम लिख रहे हैं और इंटरेस्ट कंपाउंडेड. जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में देखो कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. तो कंपाउंड एनुअली मतलब हर साल के एंड में इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है. अब अगर कहीं है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो इसका कन्वर्शन पीरियड्स 2 हो जाएगा. ओके, तो वो जब क्वेश्चंस में आएगा हम लोग उसको देखेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. आई डोंट वांट यू सी, मेरा फंडा यही है, मैं ज़्यादा फॉर्मूलाज को देकर आपको डंप नहीं करूंगा फॉर्मूलाज आपके ऊपर. हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे, समझ समझ के करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स डू द फर्स्ट वन. अ सम ऑफ मनी गेट्स डबल्ड इन 5 years at x% simple interest. If the interest was y%, the sum of money would have become 10-fold, माने 10 गुना हो जाएगा 30 years में. What is y minus x? अभी देखो, इसमें अपने सिंपल फंडा ये लगाते हैं कि let my principal is 100 rupees. ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जो सम ऑफ मनी मुझे मिलेगा 5 साल के बाद x% इंटरेस्ट रेट पे, तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा 5 साल के बाद? 100 इंटू x इंटू 5 by 100 which is nothing but 5x, राइट? ओके, तो मेरा इंटरेस्ट इतना है, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5x. ठीक है, अब इसमें एक और बात बोल रहा है कि द इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट y% होता तो मेरा अमाउंट 10 गुना हो जाता. इट वुड हैव बिकम 10 times इन 30 years. तो अब अगर इंटरेस्ट मेरा y% होता है तो मेरा इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 100 प्रिंसिपल इंटू y इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 विच इज हाउ मच? 30y. तो मेरा अमाउंट कितना निकल जाएगा? 100 प्लस 30y. अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो मेरा अमाउंट है, ये देखो प्रिंसिपल. अब एक चीज समझने का कोशिश करो, ये दो अमाउंट वैल्यू जो दिया है इससे हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिलेगी. तो एक प्रिंसिपल जो था वो मेरा डबल हो गया, राइट? तो आई कैन से दैट 100 प्लस 5x इज नथिंग बट 200. 2 इंटू 100 हो जाएगा ना, डबल ऑफ द प्रिंसिपल. तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया? मेरा x का वैल्यू 20 आ गया.
और यहाँ पे क्या होगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100 का 10 टाइम्स माने 1000 ना, तो 30y कितना हो गया 900, तो y कितना आ गया 30, तो 30 माइनस 20 निकालना है, द आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। कोई डाउट इसमें? तो देखो अब ये सब चीज़ बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, और जल्दी जल्दी ये सब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है अपने को। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये आ जाओ, देखो, इफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 years इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम फॉर 9 years। काफी कुछ दिया हुआ है, इसको धीरे धीरे समझते हैं। देखो अब सिंपल इंटरेस्ट है, मान लो 100 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, तो 100 रुपया प्रिंसिपल पे 6% अगर होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 6 रुपया, राइट। तो 1 साल का 6 रुपया है, और सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट नेवर चेंजेस, फॉर ईच ईयर द सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम। व्हाई? बिकॉज द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है, तो इसीलिए इंटरेस्ट भी चेंज होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल, वो हर साल सेम ही रहेगा भाई। तो हर साल 6 रुपया आएगा, तो 7 साल में कितना 42 रुपीज आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और जो दूसरा केस में क्या बोल रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम ऑफ दिस। तो चलो लेट मी अज्यूम, अभी देखो मैं बताता हूं, तो मान लेते हैं कि हम लोग का प्रिंसिपल 100 है, तो मेरा 42 आएगा, राइट। चलो 100x मान लो, और भी इजी कर देता हूं मैं, 100x मान लो, ठीक है, तो 42x इज माई इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम फॉर 9 years एट 5x। अब एक और सम मान लो 100y है, इसका 100x था, इसका 100y है, ठीक है। तो अब 100y है, तो 5% उसका कितना होगा, 5y ही होगा। तो 1 साल में 5y आ रहा है, तो 9 साल में कितना हो जाएगा 45y। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, द रेशियो, तो रेशियो क्या होगा, x बाय वाई का रेशियो। अरे बाबा, आप बोलोगे सर आप तो x और y नहीं लिया, आप तो 100 और 100x और 100y लिए, तो वो तो रेशियो तो 100 कट जाएगा ना, पिछला वीडियो में तो समझाया था। तो अब x इज टू वाई निकालना है, तो क्या आएगा, x बाय वाई इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 42। अब इसको काट दो, तो ये किससे जाएगा, ये 4 से जाएगा क्या, नहीं 2 से चलो 45, और ये कितना आ जाएगा 21, फिर वापस से काट दो, 15 3 इंटू 15 इज 45, 3 इंटू 7, तो 15:7 आ गया, ठीक है, इजी है। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, आपको बस हल्का सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ जी, इफ 100 विल बिकम आफ्टर 20 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, तो ये आप खुद से करना। अभी देखो ये वाला करते हैं, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली विल बी रुपीज दिस। अब इसमें उल्टा है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल बताना है, तो ठीक है, तो 1640 इज माई, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर n माइनस p। बाबा ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। तो प्रिंसिपल को तुम कॉमन ले लो भाई, रेट कितना दिया हुआ है 5, तो 5/100 टू दी, अच्छा इसको कॉमन लेंगे तो मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ,
एन कितना है, 2 years, -1, ये कर दो। तो अब कैलकुलेटर का कमाल यूज करके इसका वैल्यू निकालते हैं फटाफट। ये कितना आएगा, ये 1/20 होता है, 21 डिवाइड बाय 20, सो पी कितना आ जाएगा, 1640 डिवाइड बाय 0.1025, एंड दिस इज नथिंग बट 16,000, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सब में इतना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो ये डन। नेक्स्ट, अभी देखो ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज दिस इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट अलग अलग है, तो इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। 11,035.5 ये वैल्यू दिया हुआ है अमाउंट, तो सीधा फॉर्मूला है प्रिंसिपल इनटू, अब हर साल का आप डालते जाओ, 1 प्लस पहला साल का रेट कितना है 4%, तो 4/100। अगले साल का रेट कितना है 3%, 1 प्लस 3/100। फिर अगला साल का रेट कितना है 1 प्लस 2/100, और फिर अगला साल का रेट कितना है 1%। दिस इज योर आंसर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 104/100, 103/100, 102/100 और 101/100। अब पूरा को कर दो मल्टीप्लाई बॉस, कितना आएगा, 104 इंटू 103 इंटू 102 इंटू 101 डिवाइडेड बाय कितना जीरो है, 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है, वाओ वेरी नाइस। ये तो इसकी वैल्यू तो 1.10355 ऐसा ही आ रहा है, और इधर भी यही है। तब तो आंसर तो बहुत सिंपल आने वाला है, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज डेफिनेटली 10,000 भाई, तभी तो इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा। अंडरस्टूड, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट। ये एकदम बेसिक नॉलेज से हो जाएगा। अरे बाबा ये आ जाएगा कैलकुलेटर में, तो साफ दिख रहा है ना, 10,000 ही आंसर है। 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये 1 2 3 4 जीरो घूमेगा, तब ये 0.5 आ जाएगा इधर, राइट। चलिए वेरी नाइस, आगे। अच्छा, अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जिसको घुमा दिया गया है। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000
are this and this, and the number of years in which the population will be doubled, assuming no immigration and immigration. मतलब ना कोई इस कंट्री में घुसा है ना कोई इस कंट्री से निकला है, खाली इस कंट्री का पॉपुलेशन तभी बढ़ेगा जब लोग मरेंगे या फिर जब लोग पैदा होंगे, राइट। ठीक है, तो पर थाउजेंड बोला है इसमें, पर थाउजेंड। अब पर थाउजेंड का क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि मान लेते हैं पहला साल में 1000 लोग ही थे इस कंट्री में, 1000 पीपल वेर देयर। अब बोल रहा है कि 1000 में इतना तो बर्थ होगा और इतना डेथ होगा, तो अब इसका नेट इफेक्ट कितना होगा? 20। 20 कैसे आया सर? अरे 39.4 माइनस 19.4 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। मतलब इस पहले साल में नेट 20 लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। तो अब इसको थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट या उस हिसाब से सोचो, तो अगर ये मेरा प्रिंसिपल है और इसमें एक साल के एंड में 20 लोग और जुड़ने वाले हैं, तो मेरा अमाउंट एक्चुअली 1020 हो जाएगा, राइट। क्योंकि 1000 लोग थे, 20 लोग नेट ऐड हुए जन्म और मरण मिला के, तो इतने हुए, तो अमाउंट इतना हो गया मेरा। अब अगले साल जो मेरा 1020 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसके ऊपर ही ये बर्थ रेट और डेथ रेट का कैलकुलेशन होगा। तो अब इसमें नहीं बोल सकते कि सिर्फ 20 लोग ही जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 20 लोग और हैं, तो उनका भी कुछ रेशियो बनेगा ना। अगर 1000 में 39.4 लोग बर्थ ले रहे हैं, तो 20 में भी कोई एक वैल्यू आएगी जितने लोग बर्थ लेंगे, तो उस और डेथ के लिए भी सेम, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, अब ये मेरा प्रिंसिपल बन गया, राइट। दिस इज माय प्रिंसिपल, ओके। और तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ही साफ समझ में आ रहा है। हमें निकालना है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। तो जब 2000 हो जाएगा पॉपुलेशन, मेरे को तब का वैल्यू निकालना है। माई प्रिंसिपल इज 1000 इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू एन तो मुझे निकालना है। अब रेट क्या होगा इसमें? तो रेट, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो समझो। 1000 जब था तो 20 लोग बढ़ गए, राइट। तो इफ द पॉपुलेशन वॉज 1000, 20 people got increased, तो when the population will be 100, 2 people will get increased, right। और हमेशा हमारा रेट हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज है, तो रेट कितना हो गया इधर? 2% हो गया बॉस, तो इधर 2 आ जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, तो ये तीनों ज़ीरो को हटा दो, तो ये कितना आ गया? ये दिस इज़ 2%, तो ये 1/50 हो गया, तो ये कितना हो गया? 51/50 टू द पावर n इज इक्वल टू 2। तो अब 51/50 कितना होता है? 1.02। होल टू द पावर n इक्वल टू 2। अब कैलकुलेटर में आप देखो 1.02 जो है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 आए? तो आपको ये फंडा पता होगा कैलकुलेटर में, यहाँ पे अगर आप 1.02 आप लिख रहे हो और इनटू इक्वल टू करते जाओगे, तो यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज होते जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीज होते जाएगा। तो देखो मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। तो अभी कितना इंक्रीज करेंगे? जैसे देखो अभी 1 है, राइट, अभी 1 है, तो 1 इक्वल टू मारे, 2 इक्वल टू मारे, ठीक है। देखो फिर से दिखाता हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये वैल्यू जो बढ़ती जा रही है ये 2 के करीब कब तक पहुंचेगी। तो इक्वल टू, फिर इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, कंटिन्यूसली इक्वल टू मारते जा रहा हूँ। देखो ये 1.5 हुई, अभी 1.6 हुई, 1.7, 1.8, 1.92। तो देखो अब हम लोग अपने ऑप्शंस के क्लोज आ रहे हैं।
1.96 35 1.99, अब ये देखो तो 1.99 आ गया ना। तो ये जो वैल्यू 36 होता है ना, ये जो इसमें दिखाता है ऊपर में ये वाला वैल्यू, इससे एक कम मुझे लेना, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो एक भर जाता है कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे 36 दिखा रहा है, मेरा 36 दिखा रहा है 1.9999 के लिए, तो एक्चुअली मेरा आंसर 35 होगा, राइट। मतलब 35 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन का ये चीज़ समझ आया। कैलकुलेटर में आप 1.02 मल्टीप्लाई बटन दबाओ, फिर इक्वल टू दबाते जाओ, वहाँ एक नंबर बढ़ते जाएगा। तो जब वो नंबर 1.99 के एकदम करीब आ गया, तब आप रुक जाओ और देखो उधर नंबर क्या है। तो उधर 36 दिखाएगा तो वो 35 होगा, अगर 40 दिखा रहा तो 39 होता, एक कम हमेशा। ओके, तो यही हमारा आंसर है कि 35 ईयर्स में ये पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये n की वैल्यू 35 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, अ मैन बोरोज 4,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 1500 वो रीपेमेंट कर देता है लोन के लिए। हाउ मच इज स्टिल ओड टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स। तो भाई सबसे पहले देखो, ये 4,000 रुपया उठा लिया। अब ये 4,000 उठाने के बाद इसका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, और ये 3 सच इंस्टॉलमेंट्स दिया है, मैंने 3 इंस्टॉलमेंट ऐसा दिया है। तो 3 इंस्टॉलमेंट जब ऐसा दिया है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसको कितना, और द अमाउंट विच ही इज ओइंग टू द बैंक। अब देखो, मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये 4,000 उसने दिया, तो मैंने लिया उसने 4,000, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ये वो 1,500 देता है। तो पहला साल जो बीता वो पहला साल में उसने उसका कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ 10% के हिसाब से, इसका 10% कर दो, तो 400 रुपया इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसका। तो उसका अमाउंट कितना हुआ पहला साल के बाद, ड्यू अमाउंट, मतलब अगर उसको उस साल के एंड में अगर उसको पूरा अपना पैसा ड्यू क्लियर करना होता तो उसको 4,400 रुपया देना पड़ता। ठीक है, अभी वो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो 1,500 रुपया एज अ पार्ट ऑफ रीपेमेंट कर दिया। तो अब दिस इज द अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 1। आइडियली दिस शुड बी द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि जो पिछले साल का अमाउंट होता है वो अगले साल का प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि उसने 1,500 रुपया दे दिया ना यार, उसने तो 1,500 रुपया ऑलरेडी दे दिया। तो अब उसका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4,400 माइनस 1,500, विच इज 0,092। तो 2,900 becomes the new principal for the second year। अब सेकेंड ईयर में भी सेम उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका 10% कितना होता है 290, तो उसका अमाउंट कितना बनेगा, इसमें 290 ऐड कर दो, 0,913 3,190 इज द अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब फिर से यही चीज है कि भाई उसने वापस 1,500 रुपए दे दिए, राइट। सेकेंड ईयर के एंड में उसने 1,500 दे दिए, तो फिर से इसमें से 1,500 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी माई प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तो ये कितना हो जाएगा 906,2,690 इज द न्यू प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर में भी इसका इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा, 10% इसका 269। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, इसमें 269 ऐड कर दो, तो 95, हाँ 9 + 15 कैरी 1 9
2959, दिस इज द फाइनल अमाउंट जो कि उसको देना है। और उसने दिया कितना, फिर से 1500 ही दिया। एक्चुअली एक कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे 1 होगा ये, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होगा, राइट? तो ये भी 1 होगा। एक सेकंड, तो ये भी 1 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। तो अब ये क्या हो जाएगा, 9 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1 6 एंड 1 7 एंड 1 8, ये बात। अब इसमें से उसने 1500 रुपये दे दिए, तो बचा कितना, 359 रुपीज़ उसको और देना पड़ेगा। तो देखो, ऑप्शंस रहने से कभी कभी आपके कैलकुलेशन मिस्टेक भी अगर होता है ना, तो आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि यार कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले कभी सॉल्व नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने सॉल्व किया। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग टू लर्न कि अगर कहीं आपका आंसर, जैसे मेरा 459 आ रहा था, तो मैं देख रहा हूँ यार कुछ तो इसमें गड़बड़ किया है मैंने कैलकुलेशन में, तो इसको यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें हमने यही किया है, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, माने अमाउंट होगा, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1500 उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट करना पड़ेगा, 1500 उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A Maruti Zen costs rupees 3,60,000. Its price depreciates at the rate of 10% for a year during the first 2 years and the rate at 20%. अब देखो डेप्रिसिएशन का क्या फंडा होता है। डेप्रिसिएशन का फंडा सिंपल है, मेरा अमाउंट जो हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो क्या होता है, 1 प्लस आर बाय 100, इधर 1 माइनस आर बाय। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जब रेट बढ़ता है, रेट जब पॉजिटिव में होता है, तो क्या होता है, चीज़ें अप्रिशिएट करती है। मेरा 100 रुपया बैंक में बढ़ते रहेगा, 105 रुपया ऐसे करके बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो मतलब उसकी वैल्यू घटती जाएगी, तो यहाँ पे माइनस होता है और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 3,60,000 की गाड़ी थी, वो डेप्रिशिएट करते जा रही है। तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है, 1 माइनस 10 बाय 100। अच्छा, ये 2 साल के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, राइट? और तीसरे साल में क्या हो रहा है, 20%, तो 1 माइनस 20 बाय 100। ठीक है, ये हो गया मेरा अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन होने के बाद मेरा कितना वैल्यू है इस गाड़ी की वैल्यू, वो निकल गई यहाँ से। तो इसको निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3,60,000 इंटू ये 9/10 आ जाएगा, तो ये 81/100 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4/5। देखो मैं सिंपल कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी कर लिया माइंड में, तो आप लोग भी इसको कर लेना, और बाकी तो कैलकुलेटर का कमाल है ही। तो 3600 इंटू 81 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 233,280। तो कैलकुलेटर में इसको रख के रखना। अब हमें निकालना है टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब कितना अमाउंट डेप्रिशिएट किया। तो ये तो फाइनल अमाउंट है, तो इसको ओरिजिनल को इससे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे 3,60,000 से, तो कितना आएगा, 126,720, ऑप्शन ए। सो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 3,60,000 माइनस दिस, ये कर दो, क्योंकि ये वैल्यू तो नेट वैल्यू, अभी इतना वैल्यू है इसका, और इतना वैल्यू था, तो कितना गिरा, इतना गिरा। ठीक है, इजी क्वेश्चन, सिंपल,
नो प्रॉब्लम शुड बी देयर। मैं ये सिर्फ इसे डिस्कस किया, डेप्रिसिएशन में हमेशा याद रखना नेगेटिव रेट होता है और कुछ नहीं। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 5% per annum is this, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years इज व्हाट। देखो ये भी इजी है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दे दिया, तो मैं ऐसा करता हूं, लेट माई प्रिंसिपल इज 1000x। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 1000x है, 3 साल के लिए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? भाई ये सब एकदम इजी क्वेश्चंस है। 150x, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के एंड में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है वो भी निकाल लो। तो देखो इसको निकालने के लिए ऐसा कर लो, देखो पहला साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही है, सिंपल इंटरेस्ट भी वही है, तो पहला साल का कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से 50x ना। अब दूसरे साल में 1050x आपका नया प्रिंसिपल बनेगा, तो उसका कितना अमाउंट बनेगा 1050x इंटू 5%, तो 5% है मतलब 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट मिल जाएगा विच इज 1102.5x। अब इसमें ये तो अमाउंट निकला राइट, अब यही मेरा 3rd ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। देखो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ इसीलिए इस तरह से कर रहा हूँ। अगेन इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा 115,7.625x। दिस इज द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ, इसको माइनस कर देंगे 1000 से, तो कितना आ रहा है 157.625x। तो देखो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हुआ, इसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस कितना है 7.625 ही तो है, इसका डिफरेंस इज नथिंग बट 228.75, तो x का वैल्यू निकल जाएगा x इज 30, x 30 है तो प्रिंसिपल मिल गया विच इज हाउ मच 1000 इंटू 30 विच इज 30,000 राइट। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन दिस सम फॉर 2 years एट 5%। अरे भाई ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30,000 इंटू 5% के हिसाब से 1 + 5/100 स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आता है कर लेते हैं फटाफट। तो ये 1 + 5/100 कितना होगा 1.05 इंटू 30,000, तो ये मेरा फाइनल अमाउंट आ रहा है 33075। अब इसमें से 30,000 माइनस कर दो तो 3075 इज द आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये मेरा अमाउंट था ना बॉस, ये मेरा अमाउंट था 2 साल के बाद, तो इसका प्रिंसिपल में से माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा ना कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं पूछ रहा है। कोई डाउट? ओके नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो अब ये थोड़ा सा एन्यूटी रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया, ठीक है चलो इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो एन्यूटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। एन्यूटी मींस परपेचुअल, जो हम लोग बार बार सेम अमाउंट पे करते हैं, उसके बेसिस पे जो एनालिसिस होती है उसको एन्यूटी बोलते हैं।
तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ in an account paying 6% per year compounded monthly. What is the future value of this annuity after 10th payment? तो देखो एन्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन्यूटी फॉर n instances at I interest is given as what, जो मेरा अमाउंट है इसको मान लो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस I टू द पावर, कम ऑन, एक सेकेंड 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. This is the formula for annuity when I want to calculate the, मतलब ये हो गया जब annuity हम लोग साल के एंड में दे रहे हैं, right? When we are giving the payment at the end of every year, this is the formula which we use. और अगर इसको इन द बिगिनिंग अगर हम लोग पेमेंट देते तो क्या होता, इसमें इंटू 1 प्लस आई हो जाता, क्योंकि हमने सिर्फ सिंस साल के बिगिनिंग में पैसा दे दिया है तो उस साल का भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरेस्ट, राइट? तो अभी इसमें तो वी आर पेइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, राइट? यहाँ पे पीरियड मंथ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आई का वैल्यू निकालो, आई इज नथिंग बट द रेट। तो अब यहाँ पे रेट आप 6% नहीं लोगे क्योंकि ये मंथली हो रहा है, तो 6/12 आपको लेना पड़ेगा विच इज नथिंग बट 0.5%, और परसेंट है तो इसीलिए डिवाइड बाय 100 भी हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 0.005। देखो आपको वैल्यू भी कुछ दिया है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो इसको यूज़ भी करेंगे। तो अब मेरा यहाँ पे एन्यूटी कितना आ जाएगा, माई एन्यूटी, 1 सेकेंड, माई, कुछ एक टेक्निकल इशू हो रहा है। My annuity will be how much? This is 200 into, अब ये देखो 1 प्लस 0.05 इज 1 पॉइंट, जस्ट इसको एक बार कट करिएगा प्लीज, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्टाइलस में। ओके स्टार्ट। तो ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कट, फिर से कट करिए इसको। स्टार्ट। तो ये हो जाएगी 200 इंटू 1.005, ये ही तो वैल्यू आएगा 1 प्लस आई का टू दी पावर 10। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पेमेंट कितना है 10th माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005। दिस विल बी माई एन्यूटी, राइट? तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। देखो ये वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही है, 1 minus 1.0511 minus 1 is 0.0511 divided by 0.005. So this is nothing but 2044, right? So the future value of this annuity after 10th payment is 2044. Just mark it.
विदाउट एनी टेंशन, राइट? दिस इज क्लियर, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द एन्यूटी फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, ओके? एंड यहाँ पे वी आर पेइंग एट द एंड ऑफ ईच टर्म, ईच पेमेंट टर्म। अभी नेक्स्ट आ रहा है, देखो यहाँ पे, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum, compound interest annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment of for the 12th time. ये क्या होगा आप देखते हैं। देखो उसका आज ये बहुत इशू दे रहा है। द प्रिंसिपल इज 500, राइट? ये जो हर अमाउंट हर साल के एंड में दे रहा है, और इसको 10% इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। तो देखो साल के एंड में दे रहा है, तो हम लोग वही एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं कि भाई 12वां टाइम जब वो देगा तो उसका क्या रहेगा। तो हियर आई विल यूज द सेम रिजल्ट। सो व्हाट विल बी माय एन्युटी अमाउंट? इट विल बी 500 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10, तो 10%, 10 इज 0.1 whole to the power n, n is how much 12, minus 1 divided by 0.1, this is how much? 3.13, इसको कर देंगे -1, इसको कर देंगे डिवाइड बाय 0.1, इसको कर देंगे इंटू 500, इस तरह का कुछ वैल्यू आ रहा है। अब बोल रहा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज पेमेंट। तो अब देखो ये 500 रुपया वो हर साल के एंड में दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसने ये अमाउंट दे दिया, मतलब इतना अमाउंट उसका बना। इसके बाद एक और साल के बाद पूछा जा रहा है कि उसका कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट आया है इसको ही मुझे एक साल के लिए और ये इंटरेस्ट जनरेट करेगा। ये जो अमाउंट है ये और एक साल का इंटरेस्ट जनरेट करेगा, तो इसको इंटू 1 प्लस 0.1 भी तो करना पड़ेगा। बेसिक जो हम लोग का होता है कि ये अमाउंट 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट जनरेट करेगा, तो इतना और इंटरेस्ट जनरेट करेगा, राइट? तो ये वैल्यू मेरा आता है 11761.356 करके। तो ऑप्शन ए इज माय आंसर। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझो। मैं 500 रुपया हर साल के एंड में डाल रहा हूँ, तो एन्युटी के फॉर्मूला से हमने निकाल लिया कि भाई 12th जब 12वीं बार आपने पैसा डाला तो आपका कितना अमाउंट खड़ा हुआ, विच वॉज 10692.14। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अमाउंट स्टैंडिंग 1 year आफ्टर ही हैज मेड, मतलब एक साल। तो ये जो 10692.14 है ये एक साल तक और बैंक में पड़ा रहा, और उसके बाद उसका कितना क्रेडिट बैलेंस है वो हम देख रहे हैं। तो 10692.14 है, इसको एक साल और ये इंटरेस्ट देगा हम लोगों को, कि बैंक में पड़ा रहेगा तो इंटरेस्ट तो देगा ही, और किस हिसाब से देगा 10%। तो इसीलिए इसको इंटू 1.0.1 प्लस 0.1 कर दिए। बेसिकली इसका आप 10% निकालो और फिर इसके संग ऐड करो प्रिंसिपल के साथ, तो प्रिंसिपल यही बन जाएगा ना, उस 13th ईयर के लिए प्रिंसिपल ये बन जाएगा। तो वो वही हुआ है, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। ओके चलो नेक्स्ट।
A took a loan from B. The loan is to be repaid in annual installments of 2000 each. The first installment, एक second. The first installment is paid 3 years from today and the last one is paid 8 years from today. What is the value of loan? तो यहाँ present value निकालना है. यहाँ we have to find out the present value. तो देखो यहाँ पे क्या sequence बन रहा है. This is suppose year 0, this is year 1, year 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो वो बंदा क्या कर रहा है, मेरे को आज ये लोन लिया है, इसने आज लोन लिया और ये टोटल 8 साल के बाद कंप्लीट होने वाला है. पर ये क्या कर रहा है, ये तीसरे साल से पैसा देना स्टार्ट कर रहा है. तो तीसरा साल दिया, चौथा साल दिया, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां. तो टोटल उसने कितने पेमेंट्स किए? 6 पेमेंट किए. कितने के? 2-2 हज़ार के. 2-2 हज़ार के पेमेंट्स किए इसने. अब देखो, तो अब मैं सपोज मान लो इस पर्टिकुलर टेन्योर का अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं कि भाई इस ये जो पेमेंट्स हुए हैं, तो अगर इसको बेस पकड़ लेते हैं, यहां से मैं 2-2 हज़ार का पेमेंट करना स्टार्ट किया इसके बाद से, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू देगा वो मुझे इसके लिए देगा, शुरुआत के लिए तो नहीं देगा क्योंकि शुरुआत में तो कुछ हुआ ही नहीं है, राइट. सिर्फ पैसा ले लिया मैंने, लोन ले लिया, कुछ पेमेंट नहीं किया. तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आएगा वो मेरे को यहाँ पे ला के देगा. तो पहले ये निकालो. तो प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना होगा? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2000 इंटू, अब 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n. r की जगह आप i भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे r कितना है? 8%. तो ये बन जाएगा 2000 इंटू 1 प्लस 0.08 होल टू द पावर n माइनस n कितना है, सॉरी n भी लिख देता हूँ. n कितना है? 6 है ना. 1 2 3 4 5 6 टर्म है. माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू, इसको 1.08 ही लिख देते हैं, ये टू दी पावर n होगा. ठीक है. तो ये वैल्यू कितना आता है? लेट्स कैलकुलेट. $1.5868 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये मेरे काम आएगा इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे. ये n नहीं, ये 6 होगा. अब निकाल लो. माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08. तो देखो ये वैल्यू कितना आ रहा है? 9246.1 समथिंग आ रहा है. तो ये 9246 ही मैं इसको राउंड फिगर में लिखता हूँ. ठीक है, दिस इज राउंड फिगर में ये आ रहा है. ओके. तो ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू 2 साल के एंड में. पर मुझे तो शुरुआत में निकालना है ना कि इस मोमेंट पे जब मैंने लोन लिया तब क्या प्रेजेंट वैल्यू थी. तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहां से एक और प्रोसेस करना पड़ेगा. तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नॉर्मली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा जो अमाउंट आ रहा है डिवाइडेड बाय, बेसिकली दिस इज द अमाउंट, मुझे प्रिंसिपल निकालना है 2 साल का. तो ये क्या होगा? 1 प्लस आर स्क्वायर, राइट. तो मेरा अमाउंट इज 9246 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 स्क्वायर. कितना आ रहा है ये देख लेते हैं. तो 1.08 का स्क्वायर कितना होता है?
1.1664, तो ये आ जाएगा 9246 डिवाइड बाय 1.1664, विच इज़ नथिंग बट 7926.9। तो 7926.9 आ रहा है, मतलब ये 7927 के बराबर ही है। तो दिस इज माय आंसर। देखो कॉन्सेप्ट समझो, इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि बॉस कितना पेमेंट हो रहा है, कितना पेमेंट हो रहा है बॉस, कि तीसरा साल से 8वां साल तक पेमेंट कर दो। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 6 पेमेंट किया, तो इसलिए 6 पेमेंट का ये बना दिया। अब ये 6 जो पेमेंट हुआ है, इसका अगर मुझे मुझे ये जानना है कि भाई ये जो इतना लोन, मतलब ये जो मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करते जा रहा हूँ, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, आज के दिन ये कितना वैल्यू रखता है, ताकि ये मैं अगर दो हज़ार, क्योंकि ये वैल्यू है, दो हज़ार में पेमेंट करते जा रहा हूँ, ये मेरा क्लियर हो रहा है। तो आज के दिन मेरा इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो वो निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। इससे मेरा 9246 मिला। तो मतलब आज के दिन 9246 इसका प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि ये हर दो हज़ार में पे करते जाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मेरा एक्चुअल लोन का अमाउंट नहीं है जो मैंने लिया है, क्योंकि वो लोन मैंने और 2 साल पहले लिया है। तो ये मेरा उस 2 साल का भी फ्यूचर वैल्यू है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज माय आंसर, राइट। हाँ जी। Okay, so now this is the next question. If the cost of capital be 12%, then the NPV, which is the net present value, हम लोग को निकालना है। तो देखो इसमें सिंपल लॉजिक ये लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू का इन, ये जो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। सो दिस विल बी नथिंग बट, पहले साल में 60 है, तो 60 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12। फिर दूसरे में क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 का स्क्वायर। दूसरा साल, और तीसरा साल क्या है, 50 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 होल क्यूब। तो अब ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू कैलकुलेट करो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का कमाल है और कुछ नहीं। तो 1.12 1.12 1.2544। ये एक्चुअली आप लोग यार घर पे भी कर सकते हो ये चीज़, ठीक है, इसको घर पे भी कर सकते हो। 53.57 1.2544, this is 31.88 1.405 1.405। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो 1.12, यहाँ पे 1.12 स्क्वायर है, यहाँ 1.12, सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है और कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। आराम से आप इसको सॉल्व करो और इसका जो भी आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर।
1.4045. So this is coming around 121.0498 something this is coming. Okay, तो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, 100 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका इनिशियली तो 100 ही था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये कितना आ जाएगा 21.049 समथिंग आएगा। अब ये तो देखो थाउजेंड्स में था, तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा, राइट। तो 21049, तो राउंड फिगर में हम ले रहे हैं तो ये आ रहा है, तो माय आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग इन राउंड फिगर्स। यहाँ पे भी ये वैल्यूज जो है राउंड फिगर्स में लिया है हमने, तो वो 1 रुपया का अंतर तो हो ही सकता है। So this is going to be your answer. So the logic is just apply this NPV formula and do it. Okay. Chalo, next. Now we are going to talk about a very important topic, which is permutations and combinations. Okay. So let's discuss some questions on permutation. इसमें तो कोई theory है नहीं, बहुत simple chapter है, logic apply करना है बस। अब देखो, in an election, the number of candidates is one more than the number of members to be elected. If a voter can vote in 254 different ways, find the number of candidates. अब देखो, इसमें सबसे important चीज ये है समझना, एक इसमें क्या सिचुएशन है कि भाई सपोज 10 कैंडिडेट से 9 लोगों को का सिलेक्शन होने वाला, एक रह जाएगा, बस सिर्फ एक रह जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि n लोग थे, तो n-1 लोग सिलेक्ट होंगे, ये पक्का है। अब वो n में से सपोज एक बंदा है, उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो सिलेक्ट होगा या वो सिलेक्ट नहीं होगा, तो उसके पास 2 चॉइसेस है। तो एक बंदे के पास 2 चॉइसेस है, ऐसे n बंदे हैं तो n बंदों के पास 2 to the power n चॉइसेस होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इज 2 to the power n। लेकिन इसमें हमने एक ऐसा केस भी चूज कर लिया है जहां पे कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। n हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 कहां से ला रहे हैं, या तो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो 2 चॉइस हुआ। तो इसमें एक ऐसा केस भी तो हो गया कि सारे n के n सिलेक्ट नहीं हुए, बट वो पॉसिबल नहीं है, तो उस एक केस को माइनस करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। अब इसमें एक केस ऐसा भी है जिसमें सारे बंदे सिलेक्ट हो गए, राइट। 2 to the power n में एक ऐसा केस भी है जिसमें सारे बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है कि जितने हैं उसमें से एक रह जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे, तो वो एक पॉसिबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ रहा है, 2 to the power n minus 2 is nothing but, अब ये जितने बचे, these are the different possible ways in which a voter can vote, या फिर in other words the result can come। तो this will be 254। अरे यार ये शिफ्ट क्यों हो जाता है, तो this will be 254। तो 2 to the power n कितना हो गया, 256। अब ये तो 2 to the power 8 ही होता है, तो therefore n is equal to 8। सिंपल सोचेंगे और आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या भाई, हाँ, देयर आर 12, ये तो बहुत इजी है। देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन येस और नो, हाउ मेनी वेज कैन दीज बी आंसर्ड। अरे भाई, एक क्वेश्चन का कितना क्या ऑप्शन है, या तो येस होगा या नो होगा, तो 2 ऑप्शन है, तो एक क्वेश्चन का अगर 2 ऑप्शन है तो 12 क्वेश्चन का कितना ऑप्शन होगा, 2 to the power 12 विच इज 4096। एकदम बच्चा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सोचते हो सर पानी क्यों पीते हो इतना, पानी पीना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। n locks and n corresponding keys are available but the actual combination is not known। तो n ताले हैं, n चाबियां हैं,
पर कौन सा ताला किस में जाएगा नहीं पता। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट आर नीडेड टू असाइन द कीज टू द कोरेस्पॉन्डिंग लॉक्स, माने सारे ताले अगर खोलने हैं तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल ट्रायल्स हम कर सकते हैं, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखो, सपोज मैं पहला ताला उठाया, या सपोज मैं पहली चाबी उठाई मैंने, वो पहली चाबी को मैं सब सारे n लॉक्स के संग ट्राई करूंगा। तो पहली चाबी के लिए तो मैं n लॉक्स के संग मैंने ट्राई कर ली, ठीक है। अब जब दूसरी चाबी मैं उठाऊंगा तो वो n लॉक्स, जब n लॉक्स के संग मैं ट्राई, कोई ना कोई एक तो खुलेगा भाई, कोई ना कोई एक ताला तो खुलेगा, तो वो ताला एलिमिनेट हो गया। अब जब अगली चाबी मैं उठाऊंगा तो मैं उस खुले हुए ताले को तो नहीं अप्रोच करूंगा, राइट। तो मेरा नंबर ऑफ लॉक्स हैव डिक्रीज टू n-1। तो अब वो दूसरी चाबी जो है उसको मैं n-1 तालों में लगाऊंगा। फिर हो सकता है वो ना खुले, मतलब वो एक लॉक को, एक और ताले को वो खोल दे। फिर तीसरा में क्या होगा, n-2 ताले बचेंगे, उनको लगाऊंगा। इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में जो एक चाबी बचेगी वो एक ही ताले के संग जाएगी और वो सारे ताले खुल जाएंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, n + n-1। तो एक सीक्वेंस एंड सीरीज में एक बहुत सिंपल रिजल्ट आपने सीखा होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n × n + 1/2। और यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n। तो इसका आंसर n × n + 1/2 हो गया। अब आप बोलोगे सर फिर से ही आप तो कर रहे हो, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में है, ऑप्शन बी देखो, n + 1 C2 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n + 1 - 2 फैक्टोरियल, राइट। तो अब ये क्या होगा, n + 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n - 1 फैक्टोरियल इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, n - 1 फैक्टोरियल। अब n - 1 को काट दो तो क्या आएगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सेम आ गया, ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट। अच्छा, एक और सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है। सपोज मुझे अगर 8C5 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं ऐसे करूँगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 8 - 5? नहीं, सिंपल लॉजिक है। 8C5 मतलब यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल विच इज़ 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो इसमें अब आप काट पीट करके इजी से निकाल सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर मुझे मान लो 8C5 ही निकालना है ना, तो मैं इतना भी नहीं करूँगा, मैं 8C5 को 8C3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक रूल था कि NCR इज इक्वल टू NCN - R। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूल है। तो इससे देखो, अब मैं क्या करूँगा, 8C निकालने के लिए 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। जितना नीचे टर्म्स है उतना ही ऊपर रहेगा। तो ये 6 और 6 कैंसिल, 8 × 7 = 56। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक विच यू शुड रिमेंबर। चलो नेक्स्ट। 15 persons are to be seated around 2 round tables, one occupying 8 persons and another occupying 7 persons। तो 2 राउंड टेबल है, एक में 8 सीट है, एक में 7 सीट है, ठीक है। फाइंड अ नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड। तो 15 लोग हैं। अब सबसे पहले सपोज मैं चूज किया, तो अब मेरे को 7 लोगों को एक टेबल में बैठाना है और 8 लोगों को दूसरे टेबल में बैठाना है। तो मैं क्या किया, मैं सपोज 15C7 मतलब 15 में से 7 लोगों को चुना कि आओ भाई तुम लोग का एक ग्रुप बनाएंगे, बना लिए। अब उनको कौन से टेबल में बैठाएं, इस टेबल में कि इस टेबल में, टेबल ए में बैठाएं कि टेबल बी में बैठाएं, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, 2 चॉइसेस है उनके पास, तो इसीलिए इंटू 2 कर दो। अब मान लो टेबल बी चूज हुआ, तो ये 7 को मैंने इसमें बैठा दिया। अब बचे कितने,
8 लोग बचे, तो वो 8 लोग तो ऑटोमेटिकली टेबल ए में ही बैठेंगे, तो उसका तो कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो ऑटो सिलेक्टेड हो गया, राइट। अब आ जाओ कि इनको अरेंज कैसे करना है। तो बहुत सिंपल थ्योरी था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आपने पढ़ा होगा। टू अरेंज n एलिमेंट्स इन अ सर्कुलर ऑर्डर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज ऑलवेज n माइनस वन फैक्टोरियल। अगर एक सिंपल एक रो में करना होता है n को, तो हम लोग n फैक्टोरियल लिखते हैं, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में n माइनस वन फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे 8 लोगों को बैठाने के लिए 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ 7 लोगों को बैठाने के लिए 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मैच कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर फॉर दिस। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। सिंपल कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं कि एक सर्कुलर परम्यूटेशन में n-1 फैक्टोरियल वेज में हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले मैंने 7 लोगों को चूज़ किया, उसके बाद टेबल चूज़ किया 2 तरीकों में से, और फिर सबको अरेंज बैठा दिया, सबको फिर अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप 15C8 भी कर सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा, बिकॉज 15C7 एंड 15C8 आर सेम। तो पहले आप 8 का ग्रुप भी ले सकते हो, उनको बैठा दिया, या फिर 7 का ग्रुप ले लिया, उनको बैठा दिया। ओके, चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing never occurs। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 10 चीजों को लेकर चल रहा हूं, 10 में से 4 चीज मुझे चाहिए, जिसमें से एक चीज कभी नहीं होगी। तो अब सपोज 10 सिचुएशन, सपोज 10 आइटम्स आर देयर, आई वॉन्ट टू टेक 4 आइटम्स, लेकिन उन 10 में से एक आइटम तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं उसको देखूंगा भी नहीं। तो मेरा अब चॉइस कितने आइटम्स में से हो सकता है? 9 में से, राइट। तो 9 आइटम्स में से आई कैन डू चॉइस, और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 को सिलेक्ट करने हैं। तो 9C4 को तो सिलेक्ट कर लेंगे। और परम्यूटेशंस पूछा है, परम्यूटेशंस में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है, तो यहाँ पे मुझे अरेंज भी करना पड़ेगा इसको। तो इसको इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो, या फिर 9P4 डायरेक्टली भी लिख दो। दिस इज इक्वल टू 9P4 ना, तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। सर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये इंटू 4 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर बचता है। अब निकाल लो ना यार कैलकुलेटर में। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 3024। ऑप्शन सी, दिस इज माय आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है, अगर मुझे वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स, तो n-1CR हो जाता है इसका, इंटू R फैक्टोरियल, या फिर यू कैन राइट n-1PR। ओके, दिस इज क्लियर आई होप। चलो अब इसको करते हैं। 8 guests have to be seated 4 on each side of a long rectangular table। तो एक टेबल है यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 लोग बैठेंगे। 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the other side। तो भाई एक काम करते हैं, वो जो 2 लोग जिनको इस तरफ बैठना है उनको A और B मार्क कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है वो लोग यहीं बैठेंगे, एक बार उनको बैठा दिया। और जो 3 लोग जो है, वो लोग जो इस साइड बैठेंगे उनको C, D और E मार्क कर देते हैं। तो 8 में से मैंने 5 लोगों को तो बैठा दिया कि बैठो इधर, ठीक है। अब जो बाकी लोग जो बचे उनको अरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो अब जो बाकी लोग जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 8 में से 5 को बैठा दिया, 3 लोग बच रहे हैं, राइट। तो इस साइड ऑफ द टेबल में बैठाने के लिए उन तीनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं 3C1। तो भाई सपोज F को बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, नीचे वाले में जाएगा ना। F को बैठा दिया यहाँ पे, एक जन को चूज करो इस साइड के लिए। अब बचे कितने? 2 लोग बचे। वो 2 लोग को 2 जगह बैठाना है,
राइट। तो वो तो एक ही तरीके से बैठ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबको बैठा दिया मैंने सबको बैठा दिया। अब सब अपने में अरेंज भी हो सकते हैं। तो ये जो सपोज ए बी सी डी ई एफ, ये जी और एच, इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, इनको इस साइड ऑफ द टेबल ही बैठना पड़ता, बैठ गए। अब ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ए और बी साथ में ही बैठ रहे हैं, बोले तो खाली एक साइड में बैठ रहे, अपने में ये लोग घूम सकते हैं। तो इन चारों का अपना अरेंजमेंट हो सकता है 4 फैक्टोरियल वेज में, और इन चारों का भी अपना अरेंजमेंट हो सकता है 4 फैक्टोरियल वेज में। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 24 इंटू 24 इंटू 3, विच इज नथिंग बट 1728। दिस इज माई आंसर, राइट। सिंपल लॉजिक, एक एक स्टेप मैंने समझाया है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। चलो नेक्स्ट। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आई वॉन्ट यू टू डू दिस एज अ होमवर्क। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। तो 300 से बड़ा कितना नंबर्स बन सकता है, तो 300 से बड़ा पहले तो 3 डिजिट नंबर बन सकता है, और इवन के लिए क्या होगा, सिर्फ 2 और 4 ही अलाउड है इसमें। तो इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 4 ऑप्शंस, और इसके लिए भी इसमें 300 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 300 से ज़्यादा होने चाहिए, तो 1 और 2 तो नहीं आ सकता यहाँ पे, तो 3, 4 या 5 में से कुछ आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको सोच के करिए थोड़ा सा। दिस आई वांट टू गिव यू एज अ होमवर्क बिकॉज दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। या आप इसको घर में ट्राई करिएगा। And this one also is a very simple rearrangement question. The number of words that can be made by rearranging the letters of the word Apurna so that vowels and consonants appear alternate. तो A P U R N A है, इसमें vowels कितने हैं हमारे पास, A है और U है, और consonants है P R N, राइट। अब यहाँ पे A रिपीट भी कर रहा है, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि A 2 बार आया है। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है कि कितने सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं जहाँ पे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अपीयर ऑल्टरनेट। तो ये जो पी आर और एन है ये कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर मैं पी आर और एन इसको इस तरह से लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको गैप कर देते हैं, तो अब इसके आसपास जो जगह है उधर वॉवेल्स आ सकता है, राइट। एंड इन फैक्ट हमें ऐसा करना है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट आएंगे। तो ऑल्टरनेट आने के लिए टोटल 6 जगह है। तो 1 2 3 4, ये जो बाकी के जो 3 बचे हैं ये इन चारों में से ही कहीं आने चाहिए, राइट। अब अगर ये इन तीनों में आ जाते हैं या फिर इन तीनों में आ जाते हैं या फिर इन तीनों, अच्छा लेकिन इन तीनों में नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि तब फिर आर और एन एक साथ हो जाएगा। तो ये तो और भी सिंपल बन गया। तो या तो पी आर एन ऐसा होगा या फिर पी आर एन ऐसा होगा, राइट। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। मैं कर ही देता हूँ इसको। तो अब अगर मान लो ये पॉसिबिलिटी है तो फिर किस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, देखो क्या क्या वॉवेल्स है, ए और यू। तो ए और यू, और यहाँ पे कैसा होगा, ए और यू, राइट। तो अब नंबर 1 और नंबर 2 का नंबर ऑफ अरेंजमेंट सेम ही आएगा, बट अब इसमें एक चीज, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 फैक्ट, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो पी आर और एन, ये जो 3 है ये अपने में घूम सकते हैं, पी आर एन आर पी एन ऐसा हो सकता है। तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ए और एन, अब ए और एन जो है ये अपने में घूमेंगे तो ए एन ए ऐसे हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता क्योंकि ए और ए रिपीट हो रहा है, तो ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। दिस विल बी द फर्स्ट अरेंजमेंट, और सेकेंड वाले के लिए भी सेम ही होगा। तो मैं अगर पूरा इंटू 2 कर दूं
तो ये मेरा फाइनल आंसर बन सकता है। तो ये कितना हो रहा है, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, और ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो द आंसर इज 36, राइट। द आंसर इज 36। ओके, चलो नेक्स्ट। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई रियली वॉन्ट यू टू ट्राई दिस योर सेल्फ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि एक डिसीजन हाँ या ना के बेसिस पे। प्लीज 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 ट्राई दिस एट योर होमवर्क, वेरी इजी क्वेश्चन। A committee of 7 members is to be chosen from 6 CAs, economists and 5. In how many ways can this one is the committee? There must be at least one member from each group. ये देखो, ये वही सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवाया था कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। ये वही वाला टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से आप कर सकते हो कि एटलीस्ट एक एक जन को तो लेंगे ही, और बाकी में फिर आप सिलेक्शन मार सकते हो। जैसे 7 लोग चाहिए, तो एक सीए चाहिए, एक इकोनॉमिस्ट चाहिए और एक कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए। तो आप एक एक आज एटलीस्ट 3 कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, तो यहाँ तो आपका काम बन ही गया ना। आपको 7 मेंबर चाहिए, आप एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो और 3 इसमें से ले लो, तो 3 और 1 4 1 5 मेंबर तो आपके फिक्स हो गए। अब जो 2 मेंबर बचे हैं उनको आप कैसे भी करके ले सकते हो। तो या तो आप ये 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट बच गए आपके पास, यहाँ पे 3 इकोनॉमिस्ट बच गए, और यहाँ पे सॉरी 6 में से 3 चले गए, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट बचे, 3 इकोनॉमिस्ट बचे और 4 कॉस्ट अकाउंटेंट बचे। अब ये जो 4 और 3 7 और 3 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से आपको कितने चूज करने हैं? 2 लोगों को चूज करना है, तो चूज कर सकते हो आप, राइट। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल वन। ये तो इजी है। द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। तो अब कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन आई सिलेक्ट 4 लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड? तो देखो, ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आर देयर। इसमें से क्या क्या रिपीट हो रहा है? तो ई कितना है? एक बार। एक्स है एक बार। ए कितना है? 2 बार। एम कितना है? एक बार। आई कितना है? 2 बार। फिर टी कितना है? एक बार। ओ कितना है? एक बार। और एन कितना है? अच्छा, एन को 2 बार मैंने नहीं लिखा ना, एन 2 बार है। ये 2 बार आ गया, एम एक बार है, हाँ ठीक है। तो दीज आर द टोटल ऑप्शंस, राइट। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 में से these are the 11 letters which I have, distinct letters। तो ये तो टोटल हो गए, लेकिन मेरे पास ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है, राइट। अब इन 8 में से मेरे को 4 सिलेक्ट करना है, तो दिस विल बी माय रिजल्ट। इस क्वेश्चन को भी कट करना प्लीज, इस क्वेश्चन को भी कट करना।
ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स. देखो एग्जामिनेशन है तो अब इसमें ई कितना बार आया है, एक बार. एक्स कितना बार आया है, एक बार. ए कितना बार आया है, दो बार. एम कितना बार आया है, एक बार. आई कितना बार आया है, दो बार. एन इज कमिंग टू टाइम्स. टी इज कमिंग वंस. ओ इज कमिंग वंस. तो एक और दो, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11. हाँ 11 लेटर्स है, 11 का हमने लिख दिया. अब देखो ये जो 4 लेटर्स मुझे चूज करने हैं दे कैन बी इन डिफरेंट वेज राइट. या तो मेरे पास रिपीटेड लेटर्स भी है तो या तो ऐसा फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है, फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा अल्फाबेट चूज करूं जो दोनों रिपीटेड वालों में से चूज हो. सपोज ए और एन, तो ए ए एन एन ऐसा चूज कर लिया तो ऐसा पॉसिबल है. तो ये कितने वेज में मैं कर सकता हूं, मेरे पास कितने ऑप्शंस है. दिस इज टू सिमिलर. तो ये कितने वेज में हो सकता है, एक, दो, तीन. तो दिस आई कैन चूज इन 3C2 वेज क्योंकि 3 ऑप्शन है, 2 तो चूज करना है. सेकेंड क्या हो सकता है, 1 सिमिलर एंड 2 डिफरेंट. ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भाई मैं एक तो इनमें से चूज कर लिया, इसमें इसमें और इसमें से एक चूज कर लिया. सपोज एन चूज कर लिया तो एन 2 बार रिपीट होगा और बाकी जो एक एक वाले उनमें से 2 रिपीट करेंगे तो मेरा 4 बन जाएगा. तो इन तीनों में से एक चूज करने में 3C1 हो गया. और बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 बचे. 5 में से कितना चाहिए, 2 चाहिए तो 5C2. और तीसरा क्या होगा, ऑल डिफरेंट. तो ऑल डिफरेंट तो बहुत इजी है, मेरे पास कितने ऑप्शंस है. अच्छा नहीं देखो इसमें एक चीज मैंने मिस किया. मैंने इन तीनों में से एक चूज कर लिया जिसको रिपीट करना है, लेकिन बाकी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आई को एक बार ही चूज करूं और एन को भी एक बार ही चूज करूं, वो भी तो पॉसिबल है. तो उस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 7 आई विल चूज 2. और अब वन ऑल डिफरेंट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 ऑप्शंस है इसमें से मैं 4 चूज कर लूंगा. ठीक है, तो ये तीनों का सम विल बी माई फाइनल रिजल्ट. ओके लेट्स सी. तो 3C1 इज 3 प्लस 7C2 कितना होता है. जब पहले 8C4 कर लो. 8C4 हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला भी था, नहीं निकाला था. सो दिस इज 70 राइट. और ओके तो ये फाइनल कितना आ रहा है हमारा. सो माई फाइनल वैल्यू विच आई एम गेटिंग इज, तो देखो केस नंबर 2 समझिए. केस नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है. एक सिमिलर है और 2 डिफरेंट है. तो एक सिमिलर के लिए क्या होगा, 3C1 कर लिए ताकि 3 में से एक चूज कर लिए. अब बाकी जितने बचे हैं उनके लिए तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है राइट. सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस. तो ये कितना आ रहा है, 21. ओके सो 21 इंटू 3 इज हाउ मच. इसको मैं मिटाता हूँ, 63. तो अब इसका टोटल कितना आ रहा है, 73 plus 63 which is 136. Option A is my answer. Okay right. So this was a very important question on permutation combinations, probably the most important one. ओके इसमें और मज़ा आ जाएगा. ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे सकता हूँ कि आप सोचो कि इसमें कितना 4 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो. अभी इसमें सिर्फ सिलेक्ट किए, अगर इसमें 4 लेटर वर्ड्स बनाना हो तो इसमें अरेंजमेंट्स भी आ जाएगा. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा. ठीक है तो चलो
that is all from my end in this particular class. I am sure you have understood a lot about time value of money and permutation combinations, very important chapters. Please practice the questions which I have discussed. Pause the video, solve the question, and then see the solution. I'll see you in the next class where I will be discussing some important concepts of sets, functions, relations, all those topics. And future में लॉजिकल रीजनिंग के भी सेशंस प्लान्ड है, so stay tuned. We will be covering all the syllabus. Keep watching the videos, keep revising, keep practicing. This is Aditya saying goodbye. Thank you so much. Keep practicing.